नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी कहानी छत बनाने वाले। दरवाजे के बाईं ओर की दीवार पर लगी नेम प्लेट को 2 बार अच्छी तरह पढ़ने के बाद बड़े झिझकते से हाथों से शरद ने कुंडी खटखटाई। कौन? एक दहाड़ता सा स्वर दरवाजे से टकराकर बिखर गया। शरद की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। एक बार तो मन हुआ कि चुपचाप चल दे और होटल में टिक जाए, पर रिक्शा जा चुका था। तभी भीतर से खड़ाऊ की खटपट खटपट करीब आती लगी और भड़ाक से दरवाजा खुला। धोती को तहमत की तरह लपेटे, बनियान पहने, ललाट पर लंबा सा तिलक लगाए जो व्यक्ति सामने दिखाई दिया वही ठाकुर ताऊ जी हैं। यह समझते शरद को देर नहीं लगी। उनके चेहरे पर फैला प्रश्नवाचक भाव और अधिक गहरा होता गया। उसके पहले ही शरद ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते ताऊ जी। छड़ाक के लिए घनी भौहों के नीचे आंखों के कटोरे कुछ सिकुड़े, ललाट की सलवटें कुछ और अधिक उभर आईं। सामने रखे सामान की ओर उड़ती सी नजर डालकर उन्होंने फिर शरद के चेहरे की ओर देखा और अनुमान लगाते से स्वर में बोले, कौन? तुम पन्ना हो क्या? बहुत दिनों बाद अपने बचपन का नाम सुनकर शरद को हंसी आ गई। मुस्कुराता सा बोला, जी हाँ। और इसके साथ ही सामने वाले व्यक्ति का तिलक फैल गया। चेहरे के सारे तनाव ढीले पड़ गए और शरद ने अपनी पीठ पर एक स्नेहिल स्पर्श महसूस किया। कमाल है भाई, कोई खबर नहीं, सूचना नहीं। मैं तांगा भेज देता लेने के लिए। आओ आओ। शरद ने अपना सूटकेस और बैग उठाते हुए कहा, मैंने सोचा घर तो ढूंढ ही लूंगा, सवेरे सवेरे बेकार ही तकलीफ होगी। वाह, इसमें तकलीफ की क्या बात है? फिर शरद को सामान उठाए देखकर कुछ परेशान से बोले, अरे अरे, सामान यहीं रख दो, अभी तुम्हारा कमरा ठीक हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा। और फिर जरा व्यस्त भाव से भीतर की ओर झांक कर बोले, सुनती हूँ मोटू की माँ, देखो तो कौन आया है। मोटू की माँ ने सुना या नहीं, इसकी तनिक भी चिंता किए बिना शरद की पीठ पर हाथ रखकर वे उसे भीतर ले गए। शरद को पिताजी की बात याद आई, आदर्श परिवार किसी को देखना हो तो ठाकुर साहब को देखो। क्या डिसिप्लिन है, क्या बच्चे हैं। और शरद ने एक उड़ती सी नजर कमरे पर डाली। बैठो। और ताऊजी खिड़कियां खोलने लगे। रामेश्वर मजे में है, तुम्हारी अम्मा, बाल बच्चे। शरद जी 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 करता गया। यह शायद घर की बैठक है, शरद ने अनुमान लगाया। 2 तख्त जोड़कर मोटा सा गद्दा बिछा रखा था, जिस पर हल्की सी मैली होवाई चादर बिछी थी। 3 तरफ गोल तकिए पड़े थे। दीवारों पर सुनहरी फ्रेम में मढ़ी हुई कुछ तस्वीरें लगी थी। गोपियों के साथ होली खेलते हुए कृष्ण, शिव पार्वती। एक कैलेंडर लटका था जिस पर कल की तारीख लगी हुई थी। दीवारों पर 2 तरफ सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बने थे। सामने की दीवार के बीचों बीच दीवार घड़ी टंगी थी। तख्त से कुछ हटकर दोनों ओर की दीवारों के सामने 2-2 टीन की कुर्सियां रखी थीं, जिन पर रंग बिरंगी फूल कढ़ी सफेद गद्दियां बिछी थीं। तुम आए, बड़ी खुशी हुई, पर आने से पहले तुम्हें खबर करनी चाहिए थी। शरद को कुर्सी पर बिठाकर स्वयं तख्त पर बैठते हुए उन्होंने कहा, वैसे कोई 1 महीना पहले रामेश्वर ने लिखा था कि पन्ना 1 सप्ताह के लिए यहाँ आकर रहना चाहता है। सो यदि घर में दिक्कत हो तो किसी होटल वोटल में इंतजाम करवा दीजिए। जी वो, शरद कुछ कहने ही जा रहा था कि बीच में ही वे दहाड़ उठे। जी क्या? घर होते हुए तुम होटल में ठहरोगे? होटल भी कोई भले आदमियों के रहने की जगह है? रामेश्वर बड़ा शहरी हो गया है, अपनापन अब उसमें रहा नहीं। वरना जब यहाँ था तो घरों के बीच में जरूर दीवार थी, पर हम लोगों के मन एक ही थे। तुम्हें तो क्या याद होगी उन दिनों की। मुश्किल से 9 बरस के रहे होगे। और जैसे उनकी आंखों के आगे ही वे दिन उभर आए। छोटू मोटू, पन्ना मोती दशरथ के चारों बेटों की तरह रहते थे। उनके चेहरे पर ममता में उल्लास चमकने लगा। शरद मोटू छोटू के बारे में पूछने ही जा रहा था कि तभी ठोडी तक घूंघट निकाले एक महिला दरवाजे पर आ ठिठक गई, इस दुविधा में कि भीतर घुसे या नहीं। आओ आओ, देखो पहचानती हो इन्हें? शरद ने हाथ जोड़कर उठते हुए बड़ी नम्रता से कहा, नमस्ते ताई जी। पर इस संबोधन से ही वो शायद पहचान नहीं पाई, सो ज्यों की त्यों खड़ी रही। अरे पन्ना है पन्ना, नहीं पहचान सकी ना?
अपने रामेश्वर का बेटा। और ताऊ जी हो करके हंस पड़े। ओह, पन्ना है? खबर नहीं दी भैया, कोई लिवाने चला जाता। और भीतर आकर ताई जी ने शरद की पीठ पर हाथ फेरा। ताऊ जी के मुकाबले में ताई जी की आवाज बड़ी धीमी और मुलायम लगी। नहीं, कोई जाता तो तकलीफ होती। ये शहरी लोग हैं, आराम तलब। इन्हें हर बात में तकलीफ दिखाई देती है। स्नेह के व्यंग के पैने किनारे को इतना मुलायम सा बना दिया था कि बात मन में कहीं चुभी नहीं। रामेश्वर लाला अच्छे हैं? अम्मा, मोती, हीरा। अब तो आप घूंघट खोल लीजिए ताई जी। शरद को इस घूंघट से बड़ी उलझन हो रही थी। भाई, मेरठ छोटा सा शहर है। यहाँ बड़े बड़े शहरों जैसी बेशर्मी तो चलती नहीं। फिर हमारे घर की तो। पर मैं तो मोटू छोटू की तरह ही हूँ ताई जी। नहीं नहीं, ताऊ जी नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए बोले। अपना जाया बेटा भी जवान हो जाता है तो। नहीं नहीं, यह सब मुझे पसंद नहीं। शरद को बड़ा अजीब सा लगा। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर वे ताई जी से बोले, अब तुम कुछ दूध लस्सी का सिलसिला तो बिठाओ। और हाँ सुनो, छोटी बड़ी बहू को कहो कि पन्ना के लिए ऊपर का कमरा तैयार कर दे। शरद ने आवाज की बुलंदी और रोब को भीतर तक महसूस किया और उसे लगा कि ताऊ जी केवल हुक्म ही दे सकते हैं। कभी इन्हें किसी के सामने याचना करनी पड़े तो उस समय कैसा रहेगा इनका स्वर। ताई जी लौट गई। मोटू छोटू कहाँ है? शरद को खुद आश्चर्य हुआ कि जिस बात को वह सबसे पहले पूछना चाहता था उसे इतनी देर तक कैसे टालता रहा। इस घर में आने का सबसे बड़ा आकर्षण तो उसके हम उम्र मोटू छोटू ही थे। बचपन की स्मृतियों को सजीव करने में उसे सबसे ज्यादा मदद तो उन्हीं से मिलेगी। वे दोनों मंदिर गए हैं। मंदिर? हाँ, यहाँ पास ही है। शरद के स्वर में लिपटा आश्चर्य का भाव शायद पकड़ नहीं पाए। उसी सहज भाव से बोले, शाम को आरती के समय चाहो तो तुम भी चले जाना। बस आते ही होंगे, इतने में तुम भी नहा धोकर निपट लो। शरद का मन हो रहा था कि किसी तरह एक प्याला चाय मिल जाए तो हिले डुले। पर दूध लस्सी की बात सुनने के बाद उससे कुछ भी कहा नहीं गया। वो उठा और बरामदे में रखे अपने बैग में से तौलिया, ब्रश आदि निकाला और सूटकेस में से एक जोड़ी कपड़ा निकाले। वह नल है, वहां दातून कर लेना। उधर ही पखाना है और गुसलखाना है। इशारे से बताकर ताऊजी फिर बैठक में चले गए। शरद कंधे पर तौलिया लटकाए, मुंह में पेस्ट लगा ब्रश दबाए 2 मिनट में यूं ही निरुद्देश्य सा देखता गया। आंगन के बीचों बीच पक्का चबूतरा बना हुआ है, जिसके ऊपर बने सीमेंट के गमले में तुलसी खूब फूल रही है। गमले के चौड़े से किनारे पर एक बुझा हुआ दीपक रखा है। आंगन के चारों ओर करीब 5-6 फुट चौड़ा बरामदा सा बना हुआ है और फिर कमरे। तभी पायल की झनक से उसका ध्यान टूटा। गुलाबी पीली साड़ियों में लिपटी, अपने को भरसक समेटती सी, लंबा लंबा घूंघट काढ़े 2 महिलाएं हाथ में झाड़ू, दरी, सुराही आदि लिए बैठक की ठीक सामने की ओर बने जीने में घुस गईं। ये छोटू मोटू की बहुएं होंगी, शरद ने अनुमान लगाया। और एकाएक उसके सामने कुंतल का चेहरा घूम गया। बिना बाहों का ब्लाउज पहने और ऊंचा जूड़ा बांधे, जाने क्यों उसे भीतर ही भीतर हंसी आ गई। वो गुसल खाने में नहा रहा था कि उसे बाहर आंगन में 3-4 लोगों की पदचाप सुनाई दी और फिर ताऊजी का स्वर। अरे मोटू छोटू, पन्ना आए हैं लखनऊ से, अभी नहा रहे हैं। स्वर में उल्लास छलका पड़ रहा था। अरे हमारा बेटा चरणामृत लाया है, लाओ लाओ, इतना बड़ा हो जाए, ताऊ जी शायद किसी बच्चे से कह रहे थे। एकाएक शरद के मन में छोटू मोटू को देखने का कौतूहल जाग उठा। उसने जल्दी जल्दी बदन पोंछकर अपने कपड़े पहने और निकला तो अरे पन्ना भैया, और दोनों लपक कर शरद के पैर छूने लगे। पास खड़े ताऊजी मुग्ध भाव से भरत मिलाप का यह दृश्य देखते ही रहे, पर शरद बेहद संकुचित हो उठा। उसे ध्यान आया कि उसने तो ताऊजी और ताईजी के पैर नहीं छुए। ये लल्ला है, मोटू के बेटे, और ये मुन्ना है, छोटू के बेटे। पैर छुओ बेटा, ताऊजी ने कहा। और ताऊजी ने हल्के से बच्चों को शरद की ओर ढकेल सा दिया। मोटू छोटू डील डॉल में शायद उससे 21 ही थे। चौड़े ललाट पर चंदन का टीका, दोनों के हाथ की कलाइयों में कलावा बंधा हुआ था। छोटू के गले में काली डोरी में बंधा ताबीज जैसा कुछ लटक रहा था। शरद उन्हें कुछ इस भाव से देखता रहा
मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आपने आने की कोई खबर नहीं दी भैया, वरना हम तांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाते। तीसरी बार भी यही बात सुनकर शरद को लगने लगा जैसे खबर ना देकर सचमुच ही उसने कोई अपराध कर दिया हो। दूध और लस्सी के गिलास क्रोशिया से बने जालीदार मेजपोश से ढकी एक छोटी सी टेबल के चारों ओर रखे थे और बीच में एक प्लेट नुमा थाली में मठरी और बेसन के लड्डू। तुम दूध लोगे या लस्सी? हमारे यहाँ इस मामले में छोटे से लेकर बड़े तक सब मन के मालिक है। किसी को दूध चाहिए तो किसी को दूध की लस्सी, कोई दही की लस्सी के सिवाय कुछ छूता ही नहीं। सबकी फरमाइश पूरी करती है तुम्हारी ताई जी। अपने घर की सारी व्यवस्था को लेकर ताऊ जी कुछ अतिरिक्त उत्साह में आए हुए थे। मन के मालिक होने का सहारा पाकर शरद ने झिझकते से स्वर में कहा, यदि दिक्कत ना हो तो मैं चाय लेना। ऐसी गर्मी में चाय? ताऊ जी ने बीच में ही बात काट दी। दिक्कत की तो कोई बात नहीं, पर यह भी कोई चाय का मौसम है भला? चाय तो शरीर को झुलसा देती है भैया, छोटू बोला। हल्के किस्म का नशा ही है, लत लग गई है तो फिर सर्दी गर्मी क्या? यह मोटू का फतवा था। ताऊ जी ने दोनों की बात का समर्थन करते हुए प्रसन्न मुद्रा में सिर हिलाया और फिर फैसला सुनाने के ढंग में कहा, इनके लिए गर्मा गर्म दूध लाओ जी। यहाँ पानी मिला बाजार का दूध नहीं है, घर की भैंस का दूध है। चाय पिलाकर तुम्हारी सेहत बिगाड़नी है? और उन्होंने तृप्ति युक्त आनंद से छोटू मोटू के भरे पूरे शरीरों को देखा। शरद के भीतर कुछ उमड़ा जिसे उसने भीतर ही दबा लिया। क्यों भैया, आप यहाँ क्या ऑफिस के काम से आए हैं? ऑफिस? ऑफिस तो मेरा कोई है नहीं। ताई जी ने दूध का गिलास शरद के हाथ में पकड़ा दिया था। उसकी ओर घूमते हुए उसने कहा, और उसे लगा कि अब वही प्रसंग आने वाला है जिससे वह ऐसे कामकाजी लोगों के बीच बचना चाहता है। वो मन ही मन अपने आप को साधने लगा। आप शायद अपना ही कोई धंधा करते हैं? हथेली से दूध से सधी मूंछों को साफ करते हुए छोटू ने जिज्ञासा प्रकट की। शरद के समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे। गोद में बैठे अपने 2-3 साल के पोते के मुंह में मठरी का चूरा देते हुए ताऊजी ने पूछा, तुम आजकल वैसे कर क्या रहे हो? दूध का घूंट जैसे तैसे सटक कर आखिर उसने कह ही डाला, जी बस यूं ही लिखने विखने का शौक है। सो तो तुम्हारा शौक हुआ। मैं शौक की बात नहीं कर रहा, काम की बात पूछ रहा हूँ। दोनों हथेलियों को आपस में फट फट करके आपस में रगड़ते हुए उन्होंने मठरी का चिपका हुआ चूरा साफ किया। जाने क्यों शरद को लगा कि उसके कुछ कहने के साथ ही ये हथेलियां इसी तरह उसकी पीठ फटकारने लगेंगी। कुछ भिनभिनाते से स्वर में बोला, बस अपना तो काम भी यही है, पर आमदनी का भी तो कोई जरिया होगा या नहीं? ताऊ जी के चेहरे पर असंतोष का भाव बढ़ता ही जा रहा था। इतनी देर तक शरद अपने लेखक को भीतर ही भीतर दबाए स्वयं बोल रहा था। अब जैसे एकाएक उसका लेखक उभर आया। सारा संकोच और दुविधा एक किनारे रखकर वह कुछ ठिठाई के स्वर में बोला, बहुत पैसा कमाने की या जोड़ने की अपनी कोई इच्छा नहीं है, गुजारे लायक इसी से हो जाता है। और उसने पैर थोड़े सामने को फैलाकर पीठ कुर्सी पर टिका दी, मानो पूरी तरह मोर्चे पर जम गया हो कि लो बोलो क्या कर लोगे मेरा। पर शायद ताऊ जी पर शरद के इस लहजे का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तैश में बोले, नो नो, यह भी कोई बात हुई भला? रामेश्वर ने हाड़ पेल पेल कर तुम्हें एमए करवाया, अब उनके बुढ़ापे में तुम अपना शौक लेकर बैठ जाओ। फिर स्वर को जरा मुलायम कर बोले, देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सोचने का यह तरीका ही गलत है। हाँ भैया, देखिए ना, आदमी होकर बस अपना पेट भरने का जुगाड़ कर लिया, यह तो कोई बात नहीं हुई। और समर्थन पाने के लिए मोटू ने ताऊजी की ओर देखा। समर्थन में छोटू का सिर धीरे धीरे हिलने लगा। खिन्न स्वर में ताऊजी ने कहा, कुछ समझ में ही नहीं आता। लगता है रामेश्वर ने जैसे अपने घर का सारा सिलसिला ही बिगाड़ लिया। अब यहाँ होते तो, कोई और समय होता तो पता नहीं शरद क्या कर बैठता। कम से कम अपना सामान लेकर तो चल पड़ता ही। पर इस समय वह केवल मंद मंद मुस्कुराता रहा, मुग्ध भाव से सुनने और दाद देने का पार्ट अदा करते हुए मोटू छोटू और वक्ता ताऊजी उसके मन में एक
विस्मयपूर्ण कौतुक के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं आ रहा था। तभी घड़ी ने टन टन करके 8 बजाए। घंटों की आवाज से ही ताऊ जी कुछ याद करते हुए बोले, ओहो, मैं तो भूल ही गया। चौधरी साहब के यहाँ आज 8:30 बजे लगन चढ़ने वाला है। मोटू, तुम जल्दी से तैयार होकर चले जाओ। 2 रुपए देते आना, और देखो लिखवा जरूर देना। मोटू चला गया तो ताऊ जी ने जरा सा तिरछे खड़े होकर तहमत खोली और कायदे से धोती पहन ली और बाहर की ओर मुंह करके बोले, ये बर्तन ले जाना यहाँ से। फिर छोटू की ओर देखकर बोले, लिखने लिखाने का शौक हमारे इन छोटू साहब को भी चल रहा था एक जमाने में। अरे, जब ये पेट में थे तो तुम्हारी ताई जी तुम्हें बहुत खिलाया करती थी, सो तुम्हारी ही छाया पड़ गई होगी। और फिर अपनी ही बात पर हो करके हंस पड़े। सो भैया, हमने तो शुरू में ही ठीक कर दिया था। क्यों छोटू, याद है ना? छोटू कुछ ऐसे झेपा मानो सबके सामने उसकी पोल खोल दी गई हो। धरती में नजर गड़ाए धीरे से बोला, वो तो बचपन की बातें थी। हाँ, अब तो बचपने की बातें लगती ही हैं, पर उस समय पिताजी ऊपर का कमरा ठीक कर दिया। एक 13-14 साल की लड़की साड़ी पहने गठरी बनी सी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ताऊ जी ने उसे बिना भीतर बुलाए ही कहा, पन्ना, ये बिट्टी है, तुम्हारी सबसे छोटी बहन। पिछले साल 8वां दर्जा पास किया था। अब घर का कामकाज सीख रही है। अगले साल तक या हो सकता है तो आती सर्दियों में ब्याह कर देंगे। बिट्टी इस प्रसंग पर सुर्ख होती हुई भाग गई। छोटू, पन्ना को कमरे में पहुंचा दो और देख लो इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। फिर उससे बोले, देखो बेटा, यहाँ संकोच करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा अपना ही घर है। और देखो, हमारी किसी बात का बुरा मत मानना। क्या करे, तुम लोगों को पराया समझ नहीं पाते, सो जो कुछ बुरा लगता है कह देते हैं। नहीं नहीं, शरद ने उठते हुए कहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सुना, छोटू, लौटकर तुम हिसाब तैयार कर लेना। आदेश देते हुए ताऊ जी का स्वर मिलिट्री के अफसर जैसा लगता है, कमांड करता हुआ। ऊपर पहुंचकर शरद ने देखा, बड़ी सी खुली छत है जिसके ऊपर एक और कमरा बना हुआ है। दूसरी ओर टीन के शेड के नीचे सीमेंट की बोरियां चिनकर रखी हुई हैं। सीमेंट का भी कोई कारोबार है क्या? शरद ने पूछा। तो छोटू झेपता सा बोला, नहीं नहीं, ऊपर की मंजिल बनवानी है। इसी सप्ताह काम शुरू करवाना है। सीमेंट की तो ऐसी दिक्कत है कि बस बड़ी मुश्किल से भागदौड़ करके इकट्ठी की हैं। शरद उन्हें गौर से देख रहा था। कैसी गंभीरता और जिम्मेदारी से बातें करता है। उसकी पीठ पर धप मारकर हंसते हुए बोला, यार छोटू, तुम तो अभी से अच्छे खासे बुजुर्ग बन गए। छोटू झेप गया। और यार, अपने कुछ हालचाल सुनाओ, तुम तो लड़कियों की तरह झेप रहे हो। नहीं तो बस सब ठीक चल रहा है। फिर सीधे शरद की ओर देखकर बोला, शाम को दुकान की तरफ आइए ना। किसकी दुकान है? प्रोविजन और जनरल स्टोर है। यहाँ का तो सबसे बड़ा स्टोर है। शरद को लगा जैसे वह अपना स्टोर दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है। शायद चाहता है कि शरद देख ले कि अच्छा चलूं, आप देख लीजिए सब ठीक तो है ना। सब ठीक है यार, तुम बैठो ना थोड़ी देर, तुमसे तो बहुत सी बातें करनी है। लापरवाही से शरद बोला, जरा हिसाब ठीक करना है। आप तो अभी यहाँ हैं ही, खूब बातें करेंगे। छोटू उठ खड़ा हुआ। शरद लौटते हुए छोटू को कुछ इस भाव से देख रहा था मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपना कमरा देखा। एक खाट पर बिस्तर लगा था जिस पर साफ कड़ी हुई चादर बिछी थी। एक कोने में छोटी सी टेबल और टीन की कुर्सी। सच, इस तरह की कुर्सियों को तो वो भूल ही चुका था। खिड़की पर सुराही रखी थी, पास में गिलास, नीचे दरी बिछी थी। दीवार के सहारे उसका सामान रखा था। ओह, उसे ख्याल ही नहीं रहा इसे कौन उठा कर लाया होगा। मोटू छोटू की बहुएं? अपनी लापरवाही पर उसे बहुत क्षोभ हुआ। उठकर उसने दरवाजे पर लगी चिक को गिरा लिया। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि वह अकेला है तो बैग से निकालकर उसने सिगरेट सुलगाई। चाय ना मिली तो यही सही, और इत्मीनान से धुआं छोड़ते हुए मन ही मन मुस्कुराया। कभी कुंतल यहाँ आए तो वो तो ताऊ जी को देखकर सीधे ही कह बैठे, बुढ़ऊ क्रैक हैं,
उसके होंठ और फैल गए। आज रात को कुंतल को पत्र लिखेगा। शाम को निकला। शरद घर लौटा तो रात के 9 बजे थे। सारे समय वह उन स्थानों पर घूमता रहा जहां उसने बचपन के दिन बिताए थे और जिनकी उजली धुंधली अनेक स्मृतियां उसके मन में लिपटी थीं। छोटे रास्ते से जाने पर बीच में पड़ने वाला नाला, उसके पास लगे इमली और जामुन के पेड़ आज भी ज्यों के त्यों थे। मोटू छोटू और वो जामुन तोड़ने में इतने मगन हो जाते थे कि स्कूल में देर हो जाती थी और गणित के काने मास्टर जी उन तीनों को सजा देकर बेंच पर खड़ा कर दिया करते थे। जब वे तिरछे होकर बोर्ड पर सवाल समझाते होते तो बेंच पर खड़ा खड़ा छोटू जीभ निकालकर और मुक्का दिखा दिखाकर उन्हें चिढ़ाया करता। उस समय कैसे भीतर से उमड़ती हुई हंसी को जबरन होठों में ही दबाना पड़ता था। इम्तिहान में हमेशा तीनों एक दूसरे की नकल किया करते थे। पतंग उड़ाना, सोडे की बोतलों को पीस पीस कर मांझा सूतना, घंटों गिल्ली डंडे और गोलियां खेलना, छिपकर ताऊ जी की बीड़ी पीना, मंदिर में से पैसे उठाकर ले आना। हर प्रसंग की अनेक अनेक घटनाएं उसकी स्मृति में लिपटी थीं। छोटू शुरू से ही ज्यादा शरारती था। दिन में 2-3 बार वह ताऊजी से जरूर पिटता था। पिताजी बचाते तो ताऊजी उन्हीं पर बरस पड़ते। छोड़ दे रामेश्वर, इस समय ढील दी तो आवारा हो जाएगा ये। बचपन की उन सभी बातों को उन्हीं स्थानों के बीच एक बार फिर से सजीव करने के उद्देश्य से ही वो यहाँ आया था। पर जाने क्यों सारे दिन उसे यही लगता रहा कि बचपन की स्मृतियों के नाम पर उसने जो भी कुछ अपने मन में अंकित कर रखा है उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद वह सोचता बहुत है और सोचने की इस प्रक्रिया में बहुत सी काल्पनिक चीजों को भी जोड़ता चलता है। पर जब वे सारे के सारे स्थान और चिन्ह हल्के से परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों मिल गए तो उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि हरखू मोदी की वह दुकान भी मिली जहां से वे तीनों उधार लेकर चने मूंगफली खाया करते थे। और जब ये बात घर पहुंचती थी तो बहुत पिटते थे। बूढ़ा हरखू एक आंख पर हरे फ्लैनल की थिगली सी लटकाए उससे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने आज भी चने खरीदे तो हरखू ने पैसे नहीं लिए। तुम्हारा बेटा कहाँ है? भैया, लल्लन ने तो शहर में नौकरी कर ली। मुझको भी बुलाता है पर अपना तो जब तक शरीर चलता है अपनी दुकान भली। रात को वो लौटा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। पहले दिन उसके खाने पीने और सोने की अनियमितता की अभिभावकता ढंग से आलोचना करने के बाद ताऊजी ने 4 दिन को आया है कहकर उसे स्वीकार भी कर लिया। पर बाहर जाने से पहले वे एक बार अवश्य ऊपर आते थे। क्यों बेटा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? से शुरू होकर बात काफी आगे तक चलती थी। उस समय ताऊजी सफेद ब्रीचिस और बंद गले का सफेद कोट पहने रहते थे जिसमें मीने के काम के सोने के बटन लगे होते। सिर पर कलफदार साफा। शरद के मन में ताऊजी का यही रूप अंकित था। केवल चेहरा कुछ अधिक चिकना और शरीर कुछ अधिक कसा हुआ। उनके हाथ में करीब 2 फुट लंबा गोल लकड़ी का डंडा रहता जिसके एक सिरे पर जीभ के आकार का कटा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा लटकता था। वह डंडा हिला हिलाकर बातें करते तो बहुत रोकने पर भी शरद का मन बात से ज्यादा चमड़े की लपलपाती उस जीभ पर चला जाता। बात हमेशा उसके परिवार से शुरू होती और फिर अनायासी ताऊजी के अपने परिवार पर आ जाती। तुम लोग तो लड़के हो, पर यह बताओ उस हीरा को क्यों कुंवारा बिठा रखा है? 26 की तो होगी और क्या लल्ली से 2 बरस बड़ी है। जानते हो लल्ली के 3 बच्चे हैं। और फिर वे शरद की ओर कुछ इस भाव से देखते मानो उसके 3 बच्चे होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो। शरद मुस्कुराता सा कहता, अब वह डॉक्टर हो गई है, बड़ी और समझदार है, उसका अपना व्यक्तित्व है। अब तो हो ही गई बड़ी, पर पेट से तो डॉक्टर होकर नहीं निकली थी। ताऊजी भपकते, फिर बड़े खेत और असंतोष से सर हिलाते हुए कहते, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि रामेश्वर ने यह सारे घर का सिलसिला क्यों बिगाड़ रखा है। लड़कियों को कहीं यो छूट दी जाती है। लगता है रामेश्वर ने बच्चों की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। कच्ची उम्र में बच्चों का भविष्य उनके हाथ में छोड़ देने से तो ऐसा ही होता है। फिर एकाएक स्वर को गिराकर बोले, तुम विश्वास नहीं करोगे, छोटू ने इस घर में कम तुफैल नहीं मचाए थे। मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन क्या आ गई
अपने आप को लाट साहब भी समझने लगा था। आगे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, दुकान में नहीं बैठेंगे। फिर एकाएक वे कुछ आत्मीय बातें करने के मूड में आ गए। जरा सामने झुककर शरद को विश्वास में लेते हुए बोले, प्रेम वेन के चक्कर में भी पड़ गए थे। वो बवाला मचाया घर में कि बस, कोई कायस्थों की छोकरी थी आवारसी। एकाएक शरद की जिज्ञासा जागी, पर पता नहीं उन्होंने शरद के सामने वह सब कहना उचित नहीं समझा या वह प्रसंग दोहराना ही उन्हें अरुचिकर सा लगा। सो उन्होंने बात को वहीं तोड़कर उसका सार निचोड़कर रख दिया। सो भैया, घर है तो ऊंच नीच तो लगी ही रहती है। जमाने की हवा है तो बच्चे उससे अछूते थोड़े ही रहते हैं। पर घर का जमा जमाया एक सिलसिला हो तो सब ठीक हो जाता है। बच्चे जब भटकने लगे, उस समय भी यदि उन्हें ठीक से गाइड ना कर सके तो लानत है हमारे माँ बाप होने पर। और एकाएक ताऊ जी ने डंडा मेज पर जमाया तो चमड़े की वह जीप एक बार फिर हवा में लपलपा उठी। शरद को लगा कि प्रतिवाद करने के लिए यदि उसने चू भी की तो यह जीप उसे निगल ही लेगी। पुराने एसोसिएशन ताजा होते ही शरद को जैसे लिखने का मूड आ गया। देखे हुए स्थानों का एक एक डिटेल वो अपनी डायरी में नोट करने लगा। सिनेमा के ट्रेलर की भांति नीचे से मोटू छोटू और ताई जी की बातों के प्रसंगहीन टुकड़े उसके कानों में पड़ते रहते। अम्मा, महादेव जी के मंदिर में एक बड़े चमत्कारी महात्मा आए हैं, उन्हीं से लेकर ताबीज बांधो। वैद्य हकीमों से ये गठिया नहीं जाएगी। मोटू भैया, हाथरस वालों को मैंने जवाब दे दिया है कि बिना जायचा जुड़ाए तो हम संबंध कर नहीं सकेंगे। शंकर लाल के लड़के ने किसी बंगालिन से शादी कर ली। माँ बाप बेचारे झक मार रहे हैं। हरदई चाची के मरने पर बेटों ने कह दिया कि हम 13वीं नहीं करेंगे। सीमेंट के 20 थैलों का इंतजाम और हो गया है, अब काम शुरू करवा देना चाहिए। मजदूरों के दिमाग भी आजकल आसमान पर चढ़ रहे हैं। पर जैसे ही ताऊ जी आते, सारे घर में उनका स्वर गूंजने लगता और बाकी स्वर जैसे उसी में डूब कर रह जाते। मैं कहता हूँ लल्ला, मुन्ना को तो कुछ सिखाया करो, औंधे लेट कर पढ़ रहे हैं। ये कोई ढंग है पढ़ने का? तुम लोगों को हमने होशियार कर दिया, अब इन्हें तो तुम देखो भालो। दुनिया भर के आदेश, दुनिया भर की हिदायतें। आज बाहर नहीं गए? ऊपर चढ़ते हुए ताऊ जी ने पूछा। बस यूं ही कुछ लिखने बैठ गया। पेन बंद करके कुर्सी से जरा उठते हुए शरद ने दरवाजे पर खड़े ताऊ जी का स्वागत किया। शाम को सब लोगों से मिल मिला आता हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाता है। शरद चुप रहा और वे बाहर छत की ओर देखने लगे। धूप छत पर से कब की सिमट चुकी थी। इस समय हवा में थोड़ी ठंडक भी आ गई थी। हवा यहाँ खूब चलती है। फिर एक मिनट ठहर कर पूछा, रामेश्वर मकान वकान बनवा रहा है या नहीं? शरद को लगा अब वे अपने मकान की बात करेंगे। हमने तो भाई सिर छिपाने और पैर टिकाने के लिए यह मकान बनवा लिया। होठ दबा लेने के कारण शरद की हंसी मुस्कुराहट बनकर रह गई। कुछ भी हो, अपने मकान की होड़ नहीं, क्यों? समर्थन के अतिरिक्त शरद के पास कोई चारा नहीं था। 2 कमरे छोटू के लिए, 2 मोटू के लिए, बिल्कुल अलग। अब न किसी का लेना न देना। साथ रहकर भी हमारे यहाँ सब स्वतंत्र हैं। मैंने नियम बना दिया है कि रात 9 बजे के बाद कितना ही जरूरी काम हो, बेटे और बहुओं को उनके कमरों से नहीं बुलाया जाएगा। फिर काम भी ऐसा बांट रखा है कि झगड़े की कोई बात ही नहीं। फिर गर्दन जरा आगे की ओर झुकाकर पूछा, तुम्हें आए 3 दिन हो गए, कभी देखा बहुओं को तुमने लड़ते हुए? सुनी उनकी तू में? शरद को पहली बार ख्याल आया कि उसे तो आज तक यह मालूम भी नहीं पड़ा कि मोटू की बहू कौन सी है और छोटू की बहू कौन सी। उसके कमरे की खिड़की से नीचे के आंगन का जो थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, वहीं से उसे कभी कभी रंगीन साड़ियों की झलक मिल जाती है। ना भी मिलती है तो दूसरे दिन आंख खुलते ही सामने के तार पर फैली हुई साड़ियों से वो अनुमान लगा लेता है कि कल यही साड़ियां उनके शरीरों पर रही होंगी। सो भैया, हमने तो शुरू से ही ऐसा सिलसिला बिठा दिया कि झगड़े टंटे की कोई गुंजाइश ही ना रहे। फिर सामने रखी सीमेंट की बोरियों की ओर देखकर बोले, भाग दौड़ करके सीमेंट इकट्ठी की है कि अपने रहते रहते ऊपर की मंजिल भी बनवा दूं। कौन जाने आगे क्या हो। यो भी अब छोटू मोटू के बच्चे बड़े हो रहे हैं।
मैंने तो इसी इरादे से ये छतें छोड़ दी थी कि बच्चे जब छोटे रहें तो खेत कूद कर ले, बड़े होने लगे तो सर पर छतें डलवा दो, कमरे बन गए। और अपनी ही दूरदर्शिता पर वे मंद मंद मुस्कुराते रहे। फिर एकाएक उठते हुए बोले, कौन जाने इनके बड़े होने तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं, सो सिलसिला बिठा ही दूं। आंख खुलते ही शरत ने पहली बात सोची कि आज वह चल देगा। 2 बार जोर की अंगड़ाई लेकर वो छत पर निकला तो देखा सारी छत पर धूप फैली हुई थी। सामने सीमेंट की बोरियों के चारों ओर ईंटों का ढेर लगा दिए गए थे। जरा सा नीचे झांका तो देखा छोटू कमर में पायचे खोसे, कमीज की बाहें मोड़, हाथ में पानी की बाल्टी लिए खड़ा है और फेंटा सा कसे बिट्टी सीक की झाड़ू से शटाक शटाक करती आंगन धो रही है। शरद को देखते ही बोला, उठ गए पन्ना भैया, आइए आप जल्दी से निपट लीजिए, आपका नाश्ता रखा है। बड़े जोरों से धुलाई हो रही है। शरद के उतरते ही बिट्टी सिमट कर एक और खड़ी हो गई। दोनों बच्चे लोटे भर भर कर पानी डाल रहे थे। आज मकान का मुहूर्त है, सो सत्यनारायण की कथा करवाई है। कल से ऊपर की मंजिल का काम भी शुरू हो जाएगा। आप बाहर निकले तो जल्दी आइएगा। छोटू के स्वर में उत्साह जैसे छलक पड़ा था। आज तो यार हम जाने की सोच रहे हैं। नहीं भैया, शंकर पंडित की कथा सुनने तो लोग दूर दूर से आते हैं, आप कल जाइएगा। दूसरे दिन शरद कमरे में अपना सामान ठीक कर रहा था। बाहर छत पर मजदूर गीली सीमेंट की तगारियां भर भर कर दूसरी ओर ले जा रहे थे। धोती की तहमत बांधे ताऊजी खड़े खड़े उसी कमांडरी लिहाजे में आदेश देते जा रहे थे और नन्हा मुन्ना ईंट के ढेर पर खड़ा होकर चहक रहा था, देखो लल्ला भैया, हम कितने ऊंचे पहाड़ पर। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।